तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम एक ट्रांसफार्मर जो हर जगह यूज होता है, हमारे चार्जर से लेके हमारे जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हर जगह ट्रांसफार्मर की यूज होता है, चाहे छोटा ट्रांसफार्मर हो बड़ा ट्रांसफार्मर हो। जनरली एक चार्जर भी होता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। तो आज हम इस सेशन में सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर के काम क्या है और ये कैसे एक छोटा वोल्टेज को बड़ा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का काम क्या है, इसके अंदर और चीज़ें देखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या चाहिए। तो ट्रांसफार्मर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का होता है। आप ये बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन इन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। यानी कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके अंदर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है, ये जो इस तरह से कुछ कॉपर के वाइंडिंग किया होता है, यानी कि वायर लपेटे होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाइंडिंग होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है आपको पता है कि एक प्रॉपर्टीज कि जब हम मैग्नेट को या फिर करंट क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टीज होता है, एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो नहीं है, एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कोई भी कंडक्टर से अगर करंट हो रहा है, इसके अंदर क्या बनेगा, ये 10th का चीज़ है, मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इसके चारों ओर ये चीज़ें आपने जरूर पढ़ा है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में आपने जरूर नाम सुना है। तो ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड काम करे। इस जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देता है, ये करंट है। तो सिंपली ये समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये करंट, इसके अंदर वाइंडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब बाइंडिंग ज़्यादा होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके अंदर जो है, जैसे हम इसमें करंट डालेंगे, ठीक है, तो करंट डालते ही ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरह जनरेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, या फिर जो समझो इस तरह से जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये जो है ना, ये इसलिए लगाया जाता है जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बाहर ना निकले। ये जो यानी सिलिकॉन आयरन यूज करते हैं, ये जो बना है सिलिकॉन आयरन। ठीक है, सिलिकॉन आयरन इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे ईडी करंट की लॉस कम हो और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कोर, इसी कोर के अंदर समा जाए, जितना भी है बाहर ना निकले। इसीलिए हम इस जो सिलिकॉन कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो इसके साथ लिंक हो जाए। यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जैसे इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से देखते हैं या फिर इस तरह देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो आगे जो कॉइल होता है उसके साथ ये लिंक हो जाएगा, और जैसे ये लिंक हो जाएगा तो इसके अंदर भी करंट और वोल्टेज आ जाता है। ये चीज़ें अब मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दो कॉइल है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कुछ यहाँ पे जैसे जैसे ये फ्लक्स इसमें लिंक होगा तब इसके अंदर करंट आ जाता है। चाहे ये फ्लक्स हम हटा के लिंक करवाएं, अगर हमें इस बीच से पास करवाएं तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ये मैग्नेटिक, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिंक हो जाता है। जैसे इसने लिंक करेगा
तो उसके अंदर उसमें भी करंट आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जितना भी लिंक, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक जोन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है वो, इससे जितना भी यहाँ पर कॉपर वायर, यही वो लिंक हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि हम देख रहे हैं इधर भी कॉपर वाइंडिंग है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ज़्यादा बनेगा। जितना वाइंडिंग रहे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, जिसके ये जो है इससे लिंक हो जाएगा। तो इसमें भी करंट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक। इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा इस सेकेंडरी वाइंडिंग से, और जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मेनली ईएमएफ इंड्यूस होता है, याद करना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में। इधर से तो हम कॉइल सप्लाई करते हैं वोल्टेज, चलो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है कि हम करंट, किसी भी कंडक्टर से करंट जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपने समझा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तो वहाँ पे यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। लेकिन ये जो स्टील की, ये क्या है, ये जो आयरन कोर लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने वो पूरे इसके अंदर ही रहे। तो इसके वजह से इस जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ये जो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाता है, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे लिंक करेगा तो इसमें भी ये इसके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, और जैसे इसमें कॉइल लिंक हो जाएगा तो इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं इधर 10 एक 240, क्या है 240 वोल्ट, 240 जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, इसके ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मान लेते इसका वोल्टेज क्या है, अगर हम सोच थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल अगर हम टेस्ट करें, इसका वोल्टेज 200 वोल्ट है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं 40 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, ठीक है। इसका वोल्टेज निकालना है, V2 क्वेश्चन है। तो यहाँ से आउटपुट V2 क्या करें, V1 प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 40 बटे 50, और V कितना है 240 बटा V2। तो यहाँ से V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए क्या करना है, V2 निकालने के लिए चलते हैं, तो 240 गुने 50/40, ये कट गया, ये 4 छक 24, कितना हो जाएगा, यानी कि 60 गुने 5 56 से 30, यानी 300 वोल्ट लगभग। यहाँ इधर 240 है, इधर सिर्फ 50 नंबर ऑफ टर्न्स निकलने से इधर 300 वोल्टेज निकल गया, यानी 240 वोल्ट इधर हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 50 टर्न्स बढ़ाएं, इधर 10 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ा दिए तो इसमें 240 वोल्टेज आ रहा है। तो इसी तरह से हम जो ट्रांसफार्मर की यूज करके हम, यही काम होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इसीलिए होता है जिसकी वजह से हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में बना सकते हैं। अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें तो इसके अंदर वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये समझिए टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और टर्न्स जब ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिसके अंदर ये फ्लक्स बनेगा, उसकी वजह से ये वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। चलते हैं कुछ और आगे स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जनरली पता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। हम जैसे हम इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टीज पता है राइट हैंड थंब रूल के, हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इस कोर को इसलिए यूज करते हैं ताकि जिसके अंदर जो है फील्ड लाइन ये पूरी तरह से इसके अंदर ही रहे, बाहर ना हो। इसीलिए हम लेमिनेटेड
सिलिकॉन स्टील को पतली चादर बनाया जाता है ताकि इसमें से जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो बाहर ना निकले और ये पूरी तरह से एक फ्लक्स जोन क्रिएट कर ले, जिसके वजह से ये कुछ इस तरह से फ्लक्स बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनाता है, जिसके अंदर वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी मिल जाता है और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो अब ये हम समझते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है एसी सप्लाई से जुड़ा होता है, आमतौर पर इसको नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं। तो ये टैंकर हो गया, चलते हैं, ये हाई वूसिंग हो गया, ठीक है, इसके अंदर हाई वोल्टेज जिसको हम जोड़ते हैं, फिर लो वोल्टेज जोड़ते हैं, ये वूसिंग हो गया। ये कोर होता है, ये जो है आयरन के बने होते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। उसके बाद क्या है, ये कूलिंग फिन्स है, जिसके अंदर जो कूल करते हैं, इसके अंदर क्या है, ऑयल भरा रहता है, इस ऑयल को कूल करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद तेल इंसुलेटेड ऑयल यूज करते हैं इस ट्रांसफार्मर, ताकि ये इंसुलेटेड, ताकि आगे शॉर्ट सर्किट भी ना हो और कूलिंग रहे। ऑयल इसलिए करते हैं ताकि हम कूलिंग में बाहरी चीज़ से अटैचमेंट कम रहे और जो फ्लक्स जितने भी है फ्लक्स बाहर ना जाए, और मेन कूलिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया था। दूसरी बात है, ये तो कोड हो गया। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग ये है, कंजर्वेटर है, और ये कुछ V1/V2 हम यहाँ से निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसके मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसका ज़्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और कोर सीलिंग पतली चादरों से बना होता है और लेमिनेटेड एंटी करंट की हानि कम होती है, इसलिए बनाया जाता है ताकि ये करंट, कुछ ईडी करंट है उसका लॉसेस कम होता है। और कुछ यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज, ये कुछ इस प्रकार है जिसके अंदर इनपुट सप्लाई करते हैं वोल्टेज। सेकेंडरी वाइंडिंग ये आउटपुट है। यहाँ समझते हैं, एसी करंट प्राइमरी वाइंडिंग से प्रभावित होते हैं। हम इनपुट डालते हैं वोल्टेज इसमें, जिससे कोर में बदला हुआ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लिंक हो जाता है। और ये फ्लक्स क्या करता है, सेकेंडरी, यानी कि जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि करंट, ठीक है। ये चीज़ 10th में है कि अगर हम ये करंट, अगर इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल कह रहा है, अगर करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर से, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही पे यहाँ पर बनता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ये गोल गोल है, वायर ज़्यादा गोल है, तो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, जो एक प्रकार का फ्लक्स है। तो इस कोर के अंदर ये आयरन कोर की वजह से ये फ्लक्स बाहर नहीं जाता है, ठीक है। ये अंदर में ही सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाता है और ये बदलते फ्लक्स के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित होता है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और यही ईएमएफ लोड से जुड़ने पर करंट प्रभावित करता है। समझ गए ना। तो ये ट्रांसफार्मर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार होता है। एक चीज़ और देखते हैं, दूसरा इमेज में कुछ और दिया हुआ होगा, यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। उसके बाद 8 है क्या, प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी होता है। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग जो उपयोग यूज करते हैं। उसके बाद इंसुलेटेड ऑयल होता है, इसके अंदर इंसुलेटेड ऑयल प्रदान करता है और गर्मी को इसके अंदर इसके अंदर जो गर्मी उत्पन्न होता है उसको, यानी फ्लक्स की वजह से इसमें अंदर हीट जनरेट होता है, इसके वजह से उसको गर्मी को दूर करता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर है ये जो है, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर, यहाँ से भी ऑयल पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑयल कम हुआ ज़्यादा हुआ यहाँ पे। उसके बाद ड्रेन यानी ऑयल वेल्व है, यानी इधर से हम ऑयल को निकालने वाला जगह होता है, इस तरह से कुछ जगह जहाँ पर हम सारे ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल वेल्व जिसको वेल्व बोलते हैं, तेल निकालने के लिए। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, जिसके अंदर ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया
और ये क्या होता है, ये रेडिएटर तेल को ठंडा करने में मदद करता है। ये क्या करता है, रेडिएटर लगा होता है, ये रेडिएटर तेल को ठंडा करने में मदद। उसके बाद ब्रीदर, तेल को नमी से बचाता है और हवा को फिल्टर करता है, ब्रीदर का काम होता है। उसके बाद कंजर्वेटर टैंक होता है, जो तेल को आयतन में बदलाव को संतुलित करता है, ये कंजर्वेटर टैंक। उसके बाद क्या है, लो वोल्टेज बुशिंग है, ये हाई वोल्टेज बुशिंग है ये वाला, और ये है लो वोल्टेज बुशिंग, निम्न वोल्टेज जोड़ते हैं। और कौन कौन पार्ट है, इंपोर्टेंट पार्ट, मेन टैंक ये है, मुख्य मेन टैंक जिसमें तेल और कोर तथा वाइंडिंग होता है, यानी कि इसके अंदर ये मेन चीज़ है जिसके अंदर आयरन कोर होता है, सिलिकॉन आयरन कोर, उसके बाद ये वाइंडिंग होता है और ऑयल होता है, तीनों चीज़ होता है। मिनरल ऑयल जो होता है, इसमें सबसे अधिक उपयोग होने वाला मिनरल ऑयल जो उच्च इंसुलेशन क्षमता और गर्मी को अच्छी तरह से फैलाता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में ये मिनरल इंसुलेशन ऑयल है। इंसुलेशन तेल का इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी से दूर करना और अत्यधिक पार्ट्स की सुरक्षा करना, आंतरिक पार्ट्स के और जंग से बचाना होता है। ये काम है तेल के काम, यही है कि इंसुलेशन प्रदान करता है, गर्मी को दूर करता है, कूलिंग करने का काम करता है और आंतरिक पार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है और जंग लगने से भी बचाता है। ये कुछ हो गया इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। तो इस सेशन आपको यहीं तक एंड हो गया, ज़्यादा इस सेशन में नहीं जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये कुछ लेमिनेटेड कोर होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर टर्म्स ये मैं बता चुका हूँ। ये एक चीज़ ये जान लीजिए, ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये जो है ना यही फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे लिंक करता है कॉइल के साथ, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स में बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और यही चीज़ जितना लिंक करेगा इस कॉइल के साथ, इसके मतलब है ईएमएफ उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, इसका प्रॉपर्टी यही है। तो इसमें जैसे हम, दूसरी बात स्पीड भी होना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए करंट जाता है, तो इसके अंदर है कि कॉइल जितना लिंक करेगा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ जैसे हम क्लोज सर्किट बनाते हैं तो उसमें करंट आ जाता है, इसके स्पीड पर भी डिपेंड होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है काटता है इस चीज़ को, ठीक है। जैसे छोड़ देते हैं, इसके अंदर मूवमेंट चाहिए। ये फैराडेज लॉ कहता है कि इसके अंदर या तो इसमें करंट जनरेट करने के लिए इसको मूव करो, इसके आगे पीछे करो, या फिर मैग्नेट को आगे पीछे करो, तो करंट इसमें आ जाएगा कंडक्टर में। तो उम्मीद है कि आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।